हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो शुरू करते हैं 5 फरवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। शुरू करने से पहले जिसको भी लगता है उन करंट अफेयर्स वीक रह गया है फॉर द ईयर ऑफ 2022 यूपीएससी, तो वो लोग हमारे करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी लेक्चर्स अभी इसमें बने हैं वो सारे अवेलेबल हैं। आप लोग अगर अभी भी ज्वाइन करते हैं तो आपको पुराने लेक्चर्स भी विजिबल रहेंगे और अभी कंप्लीट भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम। इनमें से कौन सी फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक, इशूइंग ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड, या चौथी है अमृत स्कीम। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम नहीं है, ठीक है ना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा सवाल है, रेमिनबी इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये तो आपको पता है कि रेमिनबी जो है वो चाइना की जो है वो ऑफिशियल करेंसी है। अब अभी रिसेंटली ये देखने को मिला था कि जनवरी से फरवरी 2022 के बीच में जो रेमिनबी है वो एप्रिशिएट कर गई है। तो इसका मतलब क्या होगा? जो लोग वहाँ पे विंटर ओलंपिक्स देखने जाएंगे 2022 में, उनके लिए क्या होगा, ठीक है ना। तो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। चाइनीज गुड्स वुड बी रिलेटिवली चीपर टू द टूरिस्ट, पहला है। दूसरा है, इट वुड हैव टेकन मोर मनी मोर ऑफ देयर करेंसी टू बाय द रेमिनबी। तीसरा है, एक्सचेंज रेट ऑफ अदर करेंसीज रिलेटेड टू रेमिनबी वुड हैव इंक्रीज्ड, या प्राइस लेवल इन चाइना वुड हैव इंक्रीज। तो आपको बताना है कि क्या होगा इसका इम्पैक्ट ऑन दैट, ठीक है ना। तो इसमें जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग टूरिस्ट, जैसे मान लो अप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, करेंसी अप्रिशिएट करने का मतलब है करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है। अब अगर करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, सपोज इंडिया के एग्जांपल में करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, तो बाहर वाले लोगों के लिए हमारा प्रोडक्ट महंगा होता है कि सस्ता होता है? हमारा प्रोडक्ट ऑब्वियसली महंगा होता है। मतलब कि बाहर वालों की ज़्यादा करेंसी लगेगी अब अगर उनको एक रेनमिनबी लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इट वुड हैव टेकन मोर ऑफ देयर करेंसी टू बाय द रेनमिनबी। अच्छा, मैंने आंसर ही बता दिया आपको, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा इसको, ठीक है। पहले का मैंने आपको आंसर नहीं बताया था, लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दैट ऑल्सो, लेकिन आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट तो करिएगा। आप बताइएगा कि कितने आपसे बनते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, अमृत मिशन जो है वो है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मिशन नहीं है। बाकी जितने भी है वो बैंकिंग और कैपिटल इनसे रिलेटेड है, इसलिए वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के मिशन हैं। तीसरा सवाल है, विद रेफरेंस टू मेरीन हीट वेव्स। अब मेरीन हीट वेव्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, दे आर कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द हीट कंटेंट ऑफ ओशियंस स्पेशली इन द अपर लेयर्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, ओवर द ईयर्स द बे ऑफ बंगाल हैज विटनेस्ड मोर मेराइन हीट वेव्स एज कंपेयर टू वेस्टर्न इंडियन ओशन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ, या नन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस, मैं लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर फॉर दिस। करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा ए, यानी कि वन ओनली। अब ये ए वन ओनली क्यों आंसर होगा? क्योंकि दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि वेस्टर्न इंडियन ओशन में अगर मैरीन हीट वेव्स के नंबर देखे जाएं तो दे आर मच मोर देन दैट ऑफ द बे ऑफ बंगाल, है ना। तो यहाँ पे लिखा भी है, द नंबर ऑफ मैरीन हीट वेव्स इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन इंक्रीज्ड बाय अराउंड 1.5 इवेंट्स पर डिकेड बिटवीन 1982 टू 2018, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, आज के मैप ऑफ द डे में आते हैं। तो लेट मी टेल यू द मैप ऑफ द डे। तो जैसा कि मैप आप लोग देख पा रहे होंगे, दिस इज द मैप ऑफ चाइना। ये थोड़ा फिजिकल मैप मैंने लिया है चाइना का, ताकि आपको कुछ फिजिकल फीचर्स बता सकूं। बाकी चीज़ें तो चाइना की हम डिटेल में डिस्कस करते रहते हैं, जो उनकी हरकतें हैं, घटिया हरकतें, वो तो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन आज जो ये मैप है इसमें कुछ फिजिकल फीचर्स मैं आपको दिखा दूँ। जैसे सबसे पहले 2 डेजर्ट्स बहुत फेमस है जो कि चाइना में है ना। कभी मान लो आपसे मैच द कॉलम में पूछ ले, या कभी आपसे लोकेशन वाइज पूछ ले क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, ये दोनों डेजर्ट्स के नाम है। पहला है टकला मकान डेजर्ट, है ना। तो ये टकला मकान, पता नहीं क्यों टकला मकान इसका नाम रखा गया है, अब इसका कुछ रीज़न होता होगा। तो टकला मकान डेजर्ट आप लोग देख पा रहे हैं, दिस इज टकला मकान डेजर्ट लोकेटेड इन द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ चाइना, जो नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन है चाइना का, वहाँ पर है। और दूसरा आपको दिख रहा है गोबी डेजर्ट। ये गोबी डेजर्ट, गोभी यहाँ नहीं उगती है इसलिए गोबी डेजर्ट, समझ सुना कि यहाँ गोभी उगती है इसलिए इसका नाम गोबी डेजर्ट है, बट इसको गोबी डेजर्ट बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। टकला मकान डेजर्ट एंड दूसरा आपका गोबी डेजर्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2-3 माउंटेन्स भी हैं, काफ़ी फेमस 2-3 माउंटेन्स हैं, जिसमें आपका एक कुनलुन शान माउंटेन्स है। यहाँ पे कुनलुन शान माउंटेन्स दिख रहा है, कुनलुन शान माउंटेन्स इज देयर। एंड दूसरा आपका अल्तून शान माउंटेन्स आपको दिखेगा। तो कुनलुन शान माउंटेन्स एंड अल्तून शान माउंटेन्स, आपको 2 रेंजेस आपको यहाँ पे
तो इन दोनों माउंटेन रेंजेस को आपने देख लिया। फिर आपको यहाँ पे एक दो रिवर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ह्वांग हे रिवर, जिसको येलो रिवर भी बोलते हैं, ह्वांग हे रिवर। तो यहाँ पे ये बीजिंग वाला रीजन आपको दिख रहा है, ये बीजिंग, यहाँ पे बीजिंग आपको दिख रहा है। बीजिंग के नीचे आप देखेंगे यहाँ पे ब्लू कलर है शायद, हाँ ब्लू कलर में ह्वांग हे रिवर, येलो रिवर जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर आपको दिख रही होगी। एंड नीचे आपका यांगजे रिवर है, यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे थ्री गॉर्जस डैम बना है ना, थ्री गॉर्जस डैम आपका यहीं बना है। उसके साइड में देखो यांगजे रिवर है, यांगजे रिवर ये भी आपकी चाइना में ही फ्लो करती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पर आपको यहाँ पर एक आमूर रिवर दिख रही होगी, ये बेसिकली बॉर्डर में है रशिया और चाइना के, बिल्कुल आप ईस्टर्न पोर्शन में देखें अमूर रिवर। एक्चुअली आमूर रिवर में अमूर सॉफ्ट सेल टर्टल एक स्पीशीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, अमूर सॉफ्ट सेल टर्टल, ये आपको पता होना चाहिए। ऊपर जो कंट्री है देखो यहाँ पे मंगोलिया है, उसकी कैपिटल उलान बातोर। मंगोलिया बिल्कुल बॉर्डर शेयर करता है आपके चाइना के साथ, आपको पता होगा पूरा नदन बॉर्डर एक तरीके से कहना चाहिए मंगोलिया के साथ ही है। देन चाइना इधर कजाकिस्तान किर्गिस्तान के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है ना, और इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इधर साइड नीचे आप देखेंगे तो यहाँ भूटान के साथ, म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ताइवान के साथ बॉर्डर, मैं बोलूँगा ताइवान के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है। अब मैं इसको ताइवान को सेपरेट कंट्री ही मानूंगा, है ना, एज एन इंडियन तो मैं इसको सेपरेट कंट्री मानूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं तो बोलूँगा कि भाई ताइवान दूसरी कंट्री, इनफैक्ट हांगकॉन्ग को भी दूसरी कंट्री होना चाहिए, है ना, अपन तो इसी आइडिया को प्रमोट करेंगे। फिर यहाँ पे चाइना जो है नॉर्थ कोरिया को भी टच करता है, याद रखिएगा नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया को रशिया भी, बहुत छोटा सा एक पॉइंट है, समझ लो बहुत छोटा पॉइंट है जहाँ पे रशिया भी नॉर्थ कोरिया को टच करता है। तो कभी अगर आपसे कोई सवाल पूछे ना कि यहाँ पे क्या रशिया नॉर्थ कोरिया को टच करता है या नहीं, तो बिल्कुल करता है, रशिया भी नॉर्थ कोरिया को टच करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ था कि नॉर्थ कोरियन में से किसके साथ बॉर्डर करती है, तो चाइना के साथ करती है, रशिया के साथ करती है, साउथ कोरिया के साथ करती है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तो दिस वाज अ मैप ओवरऑल, थोड़ा बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने डिस्कस नहीं की है लेकिन मैप में, लेकिन फिर भी आपके साथ इतना तो कर ले कि आपको ओवरऑल कुछ बड़े बड़े जो फीचर्स हैं वो पता चल जाए। आगे मूव करते हैं, न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। पहली न्यूज़ है नल से जल स्कीम, है ना, नल से जल स्कीम। अब ये अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने 60,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं बजट में हर घर नल से जल योजना के लिए, ठीक है ना, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 60,000 करोड़ रुपए हर घर नल से जल योजना के लिए निकाले गए हैं। अब ये सिग्निफिकेंट एलोकेशन क्यों है, बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि हर घर में पोर्टेबल यानी पीने योग्य, है ना, पीने योग्य पानी हर घर को मिल सके, टैप वाटर फैसिलिटी हर घर में हो सके, इसलिए हर घर नल से जल स्कीम का ये किया गया है। एक्चुअली में नल से जल जो स्कीम है, हर घर नल से जल स्कीम, ये 2019 की स्कीम थी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको स्टार्ट किया था, एंड इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट्स जल जीवन मिशन। तो गवर्नमेंट का जो जल जीवन मिशन है ना, उसके अंतर्गत ये बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी रखने वाली योजना है, और इसका एम यही है कि हर घर में टैप वाटर सप्लाई जो है, टैप वाटर या नल के द्वारा हर घर में जल मिलना चाहिए, चाहे वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो जैसे कि विलेज स्कूल्स हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, ट्राइबल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, एकलव्य स्कूल जिनको बोलते हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, ग्राम पंचायत हो गए, ये सारे घरों में, ये सारे बिल्डिंग्स में, ये सारे इंस्टीट्यूशंस में टैप वाटर फैसिलिटी 2024 तक अवेलेबल करानी है इनको। इनका जो टारगेट है 2024 तक, 2019 में 5 साल का टारगेट लिया गया था, तो 2024 तक ही कराना है, ठीक है ना। इम्प्लीमेंटेशन इसका सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा होगा इन पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट, याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट। एंड दिस स्कीम इज अ यूनिक मॉडल वेयर पानी समिति यानी कि वाटर कमिटीज बनाई जाएंगी, ठीक है ना। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि कौन सा किंगडम ऐसा था जिसने इस तरीके की बहुत सारी कमिटीज़ बनाई थी, तो याद रखिएगा मौर्यन एम्पायर में बहुत सारी कमेटी थी, चाहे वाटर कमेटी हो, टैंक कमेटी हो, है ना, बहुत सारी कमेटी। तो अगर कोई कभी आपसे हिस्टोरिकल इससे कंसेप्ट पूछ ले कि कौन सी ऐसा किंगडम था, कौन सा ऐसा एम्पायर था जिसने इस तरीके की वाटर कमेटी, ये फलाना कमेटी, है ना, ये सब बनाया था, तो ये आपका मौर्यन एम्पायर में बहुत ज़्यादा चलता था, ठीक है ना, याद रखिएगा। द टैरिफ दे फिक्स विल नॉट बी द सेम फॉर एवरीवन इन द विलेज, जैसा यूजर यूज बेस होगा वैसा ही टैरिफ इसका होगा, एंड अगर कोई भी मेंबर अर्निंग नहीं है तो उसको एग्जेम्प्ट भी किया जाएगा। तो इट्स अ वेरी गुड स्कीम, दैट्स अ वेरी गुड स्कीम, हर घर नल से जल स्कीम। दूसरी जो न्यूज़ है वो है ग्राफीन के रिगार्डिंग। तो ग्राफीन क्या है, तो इंडिया का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरला में बना है। आपको एज इट इज फैक्ट याद रख लेना है कि इंडिया का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ पर आया है, केरला में। इंडिया का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ पर आया है, केरला में आया है। ग्राफीन
होता क्या है, तो ग्राफीन इज वन एटम थिक लेयर ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन अ हेक्सागोनल लैटिस। जब हम एक एटम थिक, वन एटम थिक लेयर ऑफ कार्बन एटम्स को अरेंज करते हैं हेक्सागोनल लैटिस में, तो हमको ग्राफीन मिलता है। इट इज द थिनेस्ट most electrically and thermally conductive material in the world. It is the thinnest, most electrically and thermally conductive material in the world. It is flexible, transparent and incredibly strong. ये flexible है, transparent है and बहुत ज़्यादा strong है। अगर इसके यूजेस में एप्लीकेशंस बताऊं ग्राफीन के, तो बायोमेडिकल में आपको इसके यूजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसकी बहुत यूनिक प्रॉपर्टी होती है अलॉन्ग विद द ग्राउंड ब्रेकिंग बायोमेडिकल एप्लीकेशंस, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में, इंप्रूव्ड ब्रेन पेनिट्रेशन में, है ना। फिर दूसरा, कंपोजिट्स एंड कोटिंग्स। इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ग्राफीन टू कंबाइन इट विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, जिसको कंपोजिट मटेरियल्स बोलते हैं ना। कंपोजिट मटेरियल्स बनाने में ग्राफीन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्राफीन हैज़ द पोटेंशियल टू क्रिएट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स करंटली लिमिटेड टू साई-फाई फास्टर ट्रांजिस्टर्स एंड ऑल। तो याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल। तो ग्राफीन का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स में, बायोमेडिकल में, कोटिंग्स में, बैटरी में ग्राफीन को ड्रामेटिकली इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ ट्रेडिशनल लिथियम आयन बैटरी। तो ट्रेडिशनल जो लिथियम आयन बैटरी है ना, उसका लाइफ स्पैन बढ़ाने में भी ग्राफीन का यूज़ हो सकता है। तो दैट इज द थिंग, दीज आर द यूजेस ऑफ ग्राफीन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। देन सेंसर्स बनाने में भी ग्राफीन का यूज़ होता है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। ईडी अरेस्ट पंजाब सीएम चन्नीज नेफ्यू। तो हमको ज़्यादा टेक्निकलिटी में इंटर नहीं करना है कि पंजाब के सीएम चन्नी के नेफ्यू ने क्या कर दिया क्या नहीं किया, हमको ईडी के बारे में जानना है। ईडी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैंडेट है ऑफ इन्फोर्सिंग द प्रोविजंस ऑफ टू स्पेसिफिक फिस्कल लॉज। दो फिस्कल लॉज हैं, एक है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का जिसको हम फेमा बोलते हैं, और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 जिसको हम पीएमएलए बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये दो एक्ट्स है जिसको कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसके प्रोविजंस को वो करता रहता है। बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो 1956 फर्स्ट में 1956 को इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से इसको बनाया गया था, और तब इसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत रखा गया था, ठीक है ना। एंड 1957 जस्ट एक साल बाद इसको फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया, और ये 1960 में डिपार्टमेंट को इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट से ट्रांसफर करके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत इसको रख दिया गया, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड 1973 से 77 4 सालों के लिए बीच में पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंतर्गत भी था, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया दो लॉज को इन्फोर्स करता है। फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो कि 1999 का एक सिविल लॉ है ना, सिविल लॉ है, और दूसरा आपका पीएमएलए जो कि एक क्रिमिनल लॉ है, ठीक है ना। पीएमएलए 2002 का एक क्रिमिनल लॉ है, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और दूसरे फंक्शंस भी हैं इसके, जैसे कि आप फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स एक्ट 2018 को देख लीजिए, तो वहाँ पे प्रोसेसिंग जो केसेस की होती है, फ्यूजिटिव्स की होती है, वो सारा ईडी के माध्यम से ही कराई जाती है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड जो ट्रायल है द पीएमएलए सेक्शन 4 के अंतर्गत जो पनिशेबल ऑफेंसेस हैं उनके लिए जो ट्रायल, उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स, पीएमएलए कोर्ट्स भी जो बनाई जाती हैं वो भी बनाई जाती हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में आपके साथ मुझे डिस्कस करना है। यहाँ पे एक पर्सनैलिटी आपको दिख रही होगी, दीनबंधु सर छोटू राम। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सर छोटू राम जो थे, ही वॉज अ प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन इन ब्रिटिश इंडियाज पंजाब प्रोविंस। तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जो पंजाब प्रोविंस था वहाँ के थे, एंड ये जाट कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। ही बिलोंग टू द जाट कम्युनिटी एंड ही फॉट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द पीजेंट्स। तो पीजेंट कम्युनिटी जो थी उनके अगेंस्ट जो भी ऑपरेशन हो रहा था उसके खिलाफ ये लड़े। एंड ही वॉज वेरी प्रोमिनेंट दिस डेज, ही वॉज इन दोज डेज, एंड ही वॉज नाइटेड ऑल्सो। मतलब इस नाइट की उपाधि यानी सर की उपाधि इनको दी गई थी, याद रखिएगा, इसीलिए सर छोटू राम इनको कहा जाता है। ही वॉज नाइटेड देयर एंड ही वॉज वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी। याद रखिएगा, नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के ये को फाउंडर भी रहे, एंड ही वॉज वेरी प्रोमिनेंट इन दैट टाइम। ही फॉट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज। याद रखिएगा, सर छोटू राम, दीनबंधु सर छोटू राम, फार्मर्स के इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा इन्होंने किया। तेलंगाना गवर्नमेंट मेक्स इलैबोरेट अरेंजमेंट फॉर पीएम्स विजिट टुडे। तो
5 तारीख यानी आज के ही दिन 216 फीट टॉल स्टैचू जो श्री रामानुजाचार्य का, जिसको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भी कहा जा रहा है, हैदराबाद में इसको अनवील किया जाएगा। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को अनवील किया जाएगा हैदराबाद में। प्राइम मिनिस्टर विल बी अनवीलिंग दिस स्टैचू ऑफ श्री रामानुजाचार्य। आप लोग को मैंने पहले ही बताया था कि 3 बहुत प्रोमिनेंट भक्ति ट्रेडिशन के फिलोसोफर्स और थिंकर्स आपको मिलेंगे, जिसमें आपको आदि शंकराचार्य मिलेंगे जो कि अद्वैत की फिलॉसफी लेकर के आए थे, श्री रामानुजाचार्य मिलेंगे जो विशिष्ट अद्वैत को लेकर आए थे, और श्री माधवाचार्य मिलेंगे जो आपको द्वैतवाद यानी द्वैत की फिलॉसफी लेकर के आए थे। आपके लिए सवाल है कि इन तीनों फिलॉसफी का बेसिक डिफरेंस क्या है। डू टेल मी द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन द 3 फिलॉसफीज, है ना। इन फिलॉसफीज का बेसिक डिफरेंस क्या है, अगर आप बता सके तो दैट विल बी वेरी गुड। ठीक है, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में को डिस्कस करना है। तो आज का एडिटोरियल, इंटेरोगेटिंग द फॉल्स मेरिट रिजर्वेशन बाइनरी। अब यहाँ पे आर्टिकल योगेंद्र यादव और प्रणव धवन द्वारा लिखा गया है। यह आर्टिकल डील करता है विद द रिसेंट जजमेंट ऑफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस AS बोपन्ना, जिन्होंने एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो अभी तक मेरिट और रिजर्वेशन का चलता था ना, मेरिट और रिजर्वेशन का, सो उसका एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसको ब्रेक किया है। ठीक है ना। तो अब मैं उस जजमेंट की बात करूंगा और ऑथर क्यों उस जजमेंट को अच्छा मान रहा है, ग्राउंड ब्रेकिंग मान रहा है, वो सारी बातें हम करेंगे इस आर्टिकल में। वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑथर का ये मानना है कि ये जो जजमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वे में जाएगा। देखो, कई बार बहुत बड़ा एक डिस्कशन जो रिजर्वेशन का चलता है वही चलता है कि भैया रिजर्वेशन अगर आप ज़्यादा दोगे तो मेरिट के साथ खिलवाड़ होगा, मेरिटोक्रेसी नहीं रहेगी सिस्टम में। दिस इज़ व्हाट इज़ द बेसिक आर्गुमेंट, है ना। दूसरे लोग, कई लोग बोलते हैं भाई रिजर्वेशन जरूरी है क्योंकि इससे सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस जो है वो खत्म होती है ना, ये सारी चीज़ें हैं। नाउ द कोर्ट टुक द अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्टली एड्रेस द इशू ऑफ मेरिट वर्सेज रिजर्वेशन। तो ऑथर का कहना है कि अभी जो रिसेंटली ये 2 जज बेंच जो जस्टिस AS बोपन्ना और अपने DY चंद्रचूड़ जी हैं ऑनरेबल, उन्होंने जो जजमेंट दिया है दैट हैज ट्राइड टू एड्रेस दिस इशू ऑफ मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन इन फुल लेंथ। कैसे? फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन्होंने इस चीज़ का डिस्कशन किया। एंड जो डिफेंडर्स हैं रिजर्वेशन को, वो तो बोलते हैं कि भाई एफर्मेटिव एक्शन है इसलिए ज़रूरी है, सोशल प्रेजेंटेशन इसलिए ज़रूरी है। यहाँ पे जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली। क्या क्या चीज़ें बोली एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, आप लिख लीजिए। सबसे पहले उन्होंने बोली कि देयर इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ सब्सटैंटिव इक्वालिटी इन इंडिया। There is a principle of substantive equality of in India, not only just formal equality. केवल formal equality नहीं इंडिया में, there is a principle of substantive equality in India. इस कारण से जो substantive equality है वो क्या बोलती है कि हमको ओवरऑल होलिस्टिकली आपने को देखना है कि इक्वालिटी मेंटेन रहे, रादर देन जस्ट इन फॉर्मल वे वी हैव टू थिंक ऑफ होलिस्टिकली कि इक्वालिटी हर जगह मेंटेन हो और इक्वालिटी दिखे भी। सब्सटैंटिव इक्वालिटी जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द डिसएडवांटेज्ड के लिए पिच करती है। याद रखिएगा सब्सटैंटिव इक्वालिटी क्या होती है। सब्सटैंटिव इक्वालिटी क्या बोलती है कि भैया जो ऑप्रेस्ड हैं, जो वीक सेक्शन है, जो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनको आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देना है। मतलब कि सब्सटैंटिव इक्वालिटी 2 चीज़ों से डील करती है। एक तो वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए डिसएडवांटेज को, और दूसरा इक्विटेबल आउटकम्स भी मिलने चाहिए। 2 things are there under the substantive equality. First is there should be equitable outcome, and then there should be, second thing क्या है, there should be equal opportunity for every class, equal opportunity for every class, ठीक है ना। एंड दूसरा है बेसिकली, दूसरा जो हम फॉर्मल इक्वालिटी की बात करते हैं, जो फॉर्मल इक्वालिटी टर्म यूज किया जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने, तो फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब है अ पर्सन मस्ट बी कंसिस्टेंट और इक्वल इन ट्रीटमेंट एट ऑल टाइम। मतलब कि एक व्यक्ति जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए सबको, है ना। तो एक हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक हो गया आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हमारे इंडिया में दोनों ही कंसेप्ट है, मतलब कि हमारे यहाँ सब्सटैंटिव इक्वालिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो यही चीज जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने बोली कि चूंकि हमारे यहाँ सब्सटैंटिव इक्वालिटी का कंसेप्ट है, इसलिए एवरी पर्सन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, है ना। फिर इसके बाद इन्होंने दूसरा जो लिया, उन्होंने ये कहा कि जो आपका 16(4) के अंतर्गत हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, रिजर्वेशन दैट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 16(4) that is not something that is not just a feature that is given to the classes and all. ये केवल एक फीचर नहीं जो उनको प्रोवाइड किया गया है, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी जो कि 16(1) में ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो उन्होंने बिल्कुल कहा है, देखो ये चीज़ लिखी है,
प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन इन आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन एक्सेप्शन। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है जो प्रोवाइड किया गया, इट्स नॉट जस्ट अ फीचर, इट्स नॉट जस्ट एन एक्सेप्शन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड, रादर इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 16(1). तो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी का कहना था कि भैया 16(4) के अंदर जो आपने रिजर्वेशन दिया है ना, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये एक्सटेंशन ऑफ इक्वालिटी है, ठीक है ना। दूसरा इन्होंने कहा कि रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली, एक बहुत ही प्यारी चीज यहाँ पे आई है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, टेकिंग द अंडरस्टैंडिंग फॉरवर्ड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट हैं के.वी. श्यामा प्रसाद जी। तो के.वी. श्यामा प्रसाद जी के वर्क से उन्होंने एक अच्छी निकाली थ्योरी और उसको द रोल ऑफ कल्चरल कैपिटल बोला है, द रोल ऑफ कल्चरल कैपिटल। देखो उन्होंने क्या बोला, द रोल ऑफ कल्चरल कैपिटल का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति, एक बच्चा जिस कल्चरल एटमॉस्फेयर में रहता है, जिस कल्चरल एटमॉस्फेयर में रहता है, वहाँ का जो कल्चरल एटमॉस्फेयर है वो सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उसके दिमाग में वो चीज़ें भरता रहता है। जैसे अगर आप किसी बहुत अच्छे घर में रहेंगे, जहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, जहाँ पे सब लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो बातें ना भी हों तो सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उस बच्चे के दिमाग में आता जाएगा कि मुझे एक बड़ी अच्छी पोस्ट लेनी है, मुझे एक गवर्नमेंट में बहुत अच्छा ऑफिसर बनना है, मुझे अपने पापा से अच्छा करना है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो उन्होंने के.वी. श्यामा प्रसाद जी ने इसी को द कल्चरल कैपिटल बोला है। द कल्चरल कैपिटल मतलब आदमी जिस एटमॉस्फेयर में रहता है, सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उसके डेवलपमेंट में, है ना। अगर आप पढ़े लिखे घर में हो तो आपकी सोच अलग रहेगी, अगर आप नहीं पढ़े लिखे घर में हो तो आपकी सोच अलग रहेगी। तो ऑथर ने यही बोला कि जो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने इस डिसएडवांटेज को भी कंसीडर किया है कि जो ऑप्रेस्ड क्लासेस रही हैं या जो ऐसे डिसएडवांटेज्ड क्लासेस रही हैं, वहां पे कल्चरल कैपिटल का बहुत बड़ा अभाव हमको देखने को मिलेगा। इसीलिए रिजर्वेशन उस चीज को भी कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश करता है। स्पेशली जो फर्स्ट जनरेशन में जो इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है इस कल्चरल कैपिटल का, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई मेरिट, जो मेरिट का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलता है, दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग, नॉट दीज आर नॉट माय वर्ड्स। तो ऑथर ने कहा कि जो मेरिट का सारी बातें होती हैं, तो मेरिट तो एग्जामिनेशन जज करते हैं, और यहाँ पर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी का कहना है कि एग्जामिनेशन इज नॉट अ ट्रू जज ऑफ मेरिट। एग्जामिनेशन से आप मेरिट को जज ही नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जामिनेशन केवल आपकी प्रेजेंट और आपका जो पास्ट है वो कॉम्पिटेंस बताता है, फ्यूचर में आप क्या अच्छा कर सकते हो वो नहीं बताता ना। तो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का ये कहना था कि चूंकि एग्जामिनेशन से मेरिट जज होने लगी इंडिया में, इसलिए एग्जामिनेशन तो केवल आपका प्रेजेंट और पास्ट बता रहा है कि भैया आप पहले कैसे थे पढ़ने में, या फिर आपने इस एग्जाम के लिए कैसे पढ़ाई की है, लेकिन आप फ्यूचर में क्या करेंगे वो चीज़ ये नहीं बताता है। दूसरी चीज़ जो अश्विनी देशपांडे जी का एक एनालिसिस था इंडिया के एग्जामिनेशन सिस्टम में, वो ये था कि इंडिया में एग्जाम में कुछ और पूछते हैं लेकिन व्यक्ति को करना कुछ और है इस एग्जाम को क्वालिफाई करके। तो मेरिट तो ट्रू पता ही चल रही, लोग तो मैथ्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ के आईएएस कलेक्टर बन जा रहे हैं, लेकिन क्या फील्ड में उनको क्या ज्योग्राफी या ये सब नापना है क्या? ऐसा नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि भैया एग्जामिनेशन कुछ और होता है, काम कुछ और रहता है ना, देयर इज नो डायरेक्ट लिंक। इसलिए मेरिट जो यहाँ पे इंडिया में जो डिटर्मिनेंट है मेरिट का, जो कि एग्जामिनेशन है, दैट इज नॉट अ ट्रू डिटर्मिनेंट। इसीलिए हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि इस व्यक्ति के अंदर मेरिट नहीं है या इस व्यक्ति के अंदर मेरिट है। दीज आर द आर्ग्यूमेंट दैट वर गिवन अंडर दिस जजमेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड आई होप यू गॉट द ये जो डिफरेंसेस था रिगार्डिंग द रिजर्वेशन एंड मेरिट, वो आपको समझ में आ गया होगा। 22nd लॉ कमीशन टू स्टडी द यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्टडी करेगा 22nd लॉ कमीशन, ये आपको पता होना चाहिए। देखो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लीजिए कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है नाइदर स्टैट्यूटरी नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। याद रखिएगा, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज नाइदर स्टैट्यूटरी नॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये बनती है प्रेसिडेंट के द्वारा बनाई जाती है, और ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है विच इज फाउंड बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज फाउंड बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हर 3 साल में इसको बनाते हैं। ओरिजिनली ये 1955 में बनी थी, एंड द कमीशन इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 3 ईयर। हर 3 साल में इसको बनती है, बनाया जाता है। जो लास्ट लॉ कमीशन थे जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी, वो जस्टिस बी.एस. चौहान, रिटायर्ड जस्टिस बी.एस. चौहान के अंतर्गत ये बनाई गई थी, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है ना।
एंड एक इसके अलावा और चीज़ मैं बता दूं कि ये जो लॉ कमीशन है ये कुछ अपने रिकमेंडेशंस देती ज़रूर है, लेकिन ये रिकमेंडेशंस मैंडेटरी नहीं है. दीज रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग. ये केवल एक रिकमेंडेटरी फॉर्म में रहते हैं, है ना. जो भी इसके सजेशंस रहते हैं दे आर नॉट बाइंडिंग, दे आर जस्ट रिकमेंडेशंस, है ना. और यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्टडी करेगी, मतलब कि ऑब्वियस बात है आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है. यानी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन जो सिविल मैटर्स हैं जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑल, इनके लिए एक यूनिफॉर्म कोड आना चाहिए. ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. यहाँ पर है विलेजर्स रजिस्ट सेंचुरी टैग फॉर लंगूर हैबिटेट. यहाँ पे नेबर्स ऑफ अ गोल्डन लंगूर हैबिटेट इन वेस्टर्न असम बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट. तो नेबर्स ऑफ गोल्डन लंगूर हैबिटेट है वेस्टर्न असम में बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट में. वहाँ के नेबर्स ने अपोज किया है अ मूव बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू अपग्रेड इट इनटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो उस लंगूर हैबिटेट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड करने से मना कर रहे हैं वहाँ के लोकल्स, ठीक है ना. अब ये रीजन क्या है, ककोई जाना रिजर्व फॉरेस्ट है. ककोई जाना रिजर्व फॉरेस्ट, याद रखिएगा ये असम में लोकेटेड है. ये लोकेशन अगर आपसे यूपीएससी पूछता है कि ककोई जाना रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो ये आपको याद रखना है कि असम में है. एंड गोल्डन लंगूर जिसको ट्रैकीपिथेकस गी बोलते हैं, ट्रैकीपिथेकस गी, इट वाज फाउंड ओनली इन असम एंड भूटान एंड इट इज अ Schedule 1 species under the Wildlife Protection Act of 1972 and it is listed as among the world's 25 most endangered primate. Among the world's 25 most endangered primates में आता है. तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो टैग है उसको रजिस्ट कर रहे हैं वहाँ के लोग. दे आर रजिस्टिंग द पीपल, दे आर रजिस्टिंग दैट टैग, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे ही कन्वर्ट होगा ऑब्वियस सी बात है जो बहुत सारे राइट्स हैं वो सब उनके डिसअपियर हो जाएंगे. ऑब्वियस सी बात है इफ दैट इज कन्वर्टेड into wildlife sanctuary then the rights are they are taken away. And for that reason they are opposing. Army offers language training to Afghan cadets. तो अब यहाँ पे at least 80 Afghan cadets who graduated from various Indian military institutes have been offered a training module in English language communication under the ITEC यानी Indian Technical and Economic Cooperation के अंतर्गत अफगानिस्तान के जो कैडेट्स हैं उनको इंग्लिश का नॉलेज दिया जाएगा इंडिया के अंतर्गत. इंडिया के मिलिट्री स्कूल से कई लोग पास आउट है ना. इनफैक्ट तालिबान में जो एक तालिबान का वन ऑफ द लीडर्स इज ऑल्सो IMA पास आउट. एक साल के लिए जो ट्रेनिंग मिलती है IMA में वहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है ना. तो दैट इज समथिंग दैट हैज़ हैपेंड ऑलरेडी. एंड चाइना रशिया हेल न्यू एरा इन द रिलेशंस. तो यहाँ पे अब रशिया और चाइना जो है इनका फेस टू फेस मीटिंग शुरू हो गया है. और नाटो, आप लोग को पता ना, नाटो अभी रशिया की काफ़ी लड़ाई चल रही है क्योंकि नाटो जो कि वाशिंगटन कंसेंसस से बना था, नाटो वाज फॉर्म्ड बाय द वाशिंगटन कंसेंसस. आपको पता है इसके 30 मेंबर हैं और ओपन डोर पॉलिसी रखता है. नाटो ओपन डोर पॉलिसी रखता है. तो नाटो ने ये कहा कि भैया चूंकि हमारी ओपन डोर पॉलिसी, इसलिए चाहे जॉर्जिया हो चाहे यूक्रेन हो हम तो सबको वो देंगे अपने यहाँ. लेकिन रशिया ने बोला था कि भैया आप अपना एक्सटेंशन आप बंद करो क्योंकि आप हमारी बाउंड्रीज में करते जा रहे हो. एंड यही रीज़न है कि रशिया और नाटो के बीच में काफ़ी लड़ाई है. और यूक्रेन जो है वो बिल्कुल हॉटस्पॉट बना हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए. नाटो का जैसे मैंने आपको बताया कि 30 मेंबर है. नाटो बना था वाशिंगटन ट्रीटी के द्वारा. 1949 में इसका फॉर्मेशन हुआ था. नाटो का फॉर्मेशन 1949 में हुआ था. ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है. मिलिट्री अलायंस है ये, ठीक है ना. तो अब चाइना और रशिया की जो दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. आइसलैंड वन ऑफ द ओनली कंट्रीज दैट स्टिल हंट्स द वेल कमर्शियली. यहाँ पे याद रखिएगा आइसलैंड इज वन ऑफ द ओनली कंट्रीज जो कि वेल्स को कमर्शियल हंटिंग अभी भी वेल्स की जारी है. इट विल एंड द प्रैक्टिस फ्रॉम 2024. आइसलैंड ने कहा कि 2024 से वो वेल की जो हंटिंग है, कमर्शियल हंटिंग ऑफ द वेल, वो कम कर देंगे, हटा देंगे, ओवरऑल प्रैक्टिस को एंड कर देंगे क्योंकि जो वेल मीट है उसकी डिमांड कम हो गई है. सो डिमांड फॉर वेल मीट हैज़ डिक्रीज ड्रामेटिकली सिंस जापान, Iceland's main market, especially for fin whale market, returned to commercial whaling in 2019. तो जापान जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट था पहले, वो 2019 में वेलिंग में फिर से आ गया, कमर्शियल वेलिंग में आ गया, इसलिए उसकी डिमांड बहुत कम हो गई है. तो आइसलैंड विल नाउ ऑफिशियली एंड द वेल हंटिंग फ्रॉम 2024. तो ऐसा आइसलैंड का कहना है. सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब. कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.